हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात में बने भव्य हिंदू मंदिर को लेकर भड़के मुस्लिम कट्टरपंथी पीएम मोदी के अबू धाबी पहुंचने पर लग गई इन्हें तगड़ी वाली मिर्ची। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे। यूएई में आज दिखेगी भारत के सॉफ्ट पावर की झलक, ऐलान मोदी के लिए तैयार है यूएई की जनता। साथ ही साथ आपको बताएंगे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिससे बताएंगे क्या चीज क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे किसान के प्रोटेस्ट में जब पत्रकार ने एक सवाल पर किसान से राय पूछी तो उसने खालिस्तान की मांग कर दी, जिसके बाद पूरे भारत में तहलका मच गया। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी हाथ हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात में बने हिंदू भव्य मंदिर को लेकर भड़के मुस्लिम कट्टरपंथी। जी हाँ, यूएई की राजधानी अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी बुधवार को इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस्लामिक देश यूएई में बना बैप्स मंदिर अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। इसे 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। दोस्तों, भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाही ने जहां मंदिर उद्घाटन को यूएई के लिए खास मौका बताया, तो वहीं पर कई कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएई और वहां की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। सोशल मीडिया पर यूजर ने लिखा कि अरब देशों में भी मूर्ति पूजा मतलब अब अरब भी हिंदुत्व को अपना सकता है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि अरब देशों में मूर्ति पूजा परलय का दूसरा मानवीय रूप ये है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इसीलिए अरब मुस्लिम नेताओं की ओर से अर्जेंटीना के उस नेता पर कोई बयान नहीं आया है जिसमें वो अल अक्सा मस्जिद को ढाने की बात कह रहा है। ये तथाकथित मुस्लिम अरब नेता शैतान की पूजा करने वाले यहूदी समर्थक और दज्जाल समूह का हिस्सा है। तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये क्या हो रहा है, भारत में मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है और यूएई के लोगों को शर्म आनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, यूएई में बन रहे इस भव्य मंदिर पर मुस्लिम कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। दोस्तों, वैसे में आपकी क्या राय होगी, लेकिन कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि यूएई में आज दिखेगी भारत के सॉफ्ट पावर की झलक, ऐलान मोदी के लिए 65,000 के भी पार पहुंच गई थी रजिस्ट्रेशन। वो बात अलग है दोस्तों कि यूएई की सरकार ने मौसम खराब के चलते 35,000 भारतीयों को हिस्सा लेने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 2 दिन तक यूएई और कतर की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी की 7वीं यूएई यात्रा है। तो वहीं पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि वो अपने भाई और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात के लिए बहुत उत्सुक हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच कहा कि भारत ने जब हमला किया तो इमरान खान तब भी विपक्ष के साथ चर्चा करने नहीं आए, वो विपक्ष के साथ बैठना ही नहीं चाहते। जी हां, पाकिस्तान में अहम चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी पार्टियों के बीच सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस रेस में नवाज शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन सबसे आगे चल रही है। सरकार बनाने से पूर्व नवाज के छोटे भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर बहुत बड़ा बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के लिए मिलकर काम नहीं किया। जब भारत यानी सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान पर हमला किया और कश्मीर में हालात खराब हुए, तब भी वो हमसे चर्चा करने नहीं आए, वो विपक्ष के साथ बैठना ही नहीं चाहते। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के साथ हुई गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पीटीआई ने देश को डिफॉल्ट के कगार पर लाकर धकेल दिया था, हमने देश को बचाया है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान में इवेंट चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर बयान में भारत को जरूर घसीटता है पाकिस्तान, और ये दिखाता है कि भारत को लेकर कितने लालान्वित रहते हैं ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हुक्मरान, और उनको वोट भी दोस्तों भारत के नाम पर ही मिलता है। मानते हैं इस बात को, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पत्रकार के सवाल पर किसान ने रखी खालिस्तान की मांग, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा ये वीडियो। जी हां दोस्तों, किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च में शामिल युवाओं ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये सवाल है कि वो किस हक के लिए केंद्र सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की मांगों में प्रमुख मांग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाना है। सभी फसलों का मूल्य डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हो और गन्ना भी इसमें शामिल हो, ये मांगे हैं। हालांकि पंजाब केसरी के रिपोर्टर सुधीर पांडे ने जब प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक समूह से सवाल किया तो उनका जवाब कई सवाल खड़े कर देने वाला रहा। दरअसल जवाब में एक शख्स ने पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार के एक सवाल पर आंदोलन का हिस्सा बने एक शख्स ने कहा कि सरकार से उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं है, हम आजाद पंजाब की मांग करते हैं, एक साझा पंजाब, एक खालिस्तान पंजाब। अब ट्विटर पर किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान ट्रेंड करने लगा। वीडियो को कई लोग द्वारा शेयर किया जा रहा है। साथ ही आंदोलन का हिस्सा बने प्रदर्शनकारियों के इरादों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे ये क्लियर लग रहा है दोस्तों कि आधे से ज्यादा प्रदर्शन कर रहे लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लोगों को तो यही लग रहा है कि पंजाब को अलग करने की मांग चल रही है, पंजाब को अलग सेपरेट करना चाहिए और खालिस्तान बना देना चाहिए, ऐसी मांगे इनकी नजर
नजर आ रही है वीडियो के माध्यम से। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस किसान प्रोटेस्ट में मोस्ट ऑफ द पीपल को छोड़ करके कुछ लोग किसान वाकई में नहीं होंगे दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल इस खालिस्तानी वाले मांग पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो भारत से एक हिस्से को अलग करने की मांग की जा रही है? अगर आप भी मानते हैं बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए तो राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बताएं, जहां जब खालिस्तान की बात की तो खालिस्तान की ही बात करते हैं, जहां कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी पन्नून के सहयोगी इंद्रजीत सिंह गोसल के घर पर बड़ी गोलीबारी। जी हां, कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नून के सहयोगी इंद्रजीत सिंह गोसल के घर पर गोलीबारी की सूचना मिली है। पुलिस ने सोमवार यानी 12 फरवरी को बताया कि ओंटारियो में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के एक सहयोगी के घर पर गोली चलाई गई। ये घटनाक्रम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया आरोपों के बाद सामने आया है। जी हां, बता दें कि दोनों ही देशों ने हाल ही में भारत में आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों के टारगेट हत्या की बात कही थी। पुलिसकर्मी टाइलर बेल मोरेना ने कहा कि पुलिस को ओंटारियो प्रांत में इंद्रजीत सिंह गोसल के घर खिड़की में गोली का छेद मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चीन को ठेंगा दिखा अमेरिकी विदेश विभाग में मनाया गया तिब्बती नव वर्ष लोसर। न्यू जर्सी मेयर ने फहराया तिब्बती झंडा। जी हां, अमेरिकी विदेश विभाग में चीन को ठेंगा दिखाते हुए तिब्बती नव वर्ष लोसर मनाया गया। इस बार 10 फरवरी को बड़े लोसर में न्यू जर्सी राज्य में बेली वैली टाउनशिप के मेयर माइकल मेलहम ने चीन की लिखित आपत्ति को खारिज करते हुए 9 फरवरी को तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लोसर मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने 9 फरवरी को एक बयान में कहा कि वुड ड्रैगन वर्ष के इस पहले दिन हम आसपास के तिब्बती समुदाय की ताकत और दृढ़ता का जश्न मनाते हैं, जो वाकई में दोस्तों चाइना के लिए बहुत बड़ी बौखलाहट का सबब बन सकता है, क्योंकि तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा बताता है दोस्तों, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अमेरिकी विभाग का तिब्बती नववर्ष मनाना वाकई में चाइना को बहुत बड़ी बौखलाहट देना है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन हमले को लेकर भिड़े रशिया और पश्चिमी देश। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सोमवार को यूक्रेन हमले को लेकर रशिया और पश्चिमी देश आपस में भिड़ गए। रशिया ने पश्चिमी देशों पर उन समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाया जो यूक्रेन में युद्ध को रोक सकते थे, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीधे तौर पर मॉस्को पर दोष मढ़ते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने छोटे पड़ोसी देश पर आक्रमण का आदेश दिया था। यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को किए आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रशिया के राजदूत वैसिली नेम्बेजिया ने एक बार फिर युद्ध की वजह 2015 की मिन्स्क समझौते को लागू करने में विफलता बताया है, जिसके लिए उन्होंने पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित यूक्रेन की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर इस्लामाबाद में सियासी उठक पटक के बीच कहा अमेरिका ने हम पाकिस्तान की किसी भी सरकार के साथ काम करने को हैं तैयार। जी हां, पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजों की घोषणा में देरी के बाद बहुमत प्राप्त न होने पर सरकार का गठन नहीं हो पाया। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे पाकिस्तान में सत्ता में आने वाली किसी भी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने चुनावी नतीजों में देरी के लिए इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को दोषी ठहराया है। उन्होंने बताया कि इससे तुरंत परिणाम घोषित करने में बाधा उत्पन्न हुई। इसके साथ उन्होंने दावा किया है कि इससे किसी भी राजनीतिक पार्टी को नुकसान नहीं होगा। अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मीडिया को बताया कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई नई सरकार बनी है, मुझे लगता है कि अभी भी इस पर चर्चा हो रही है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक बात स्पष्ट करता हूं कि पाकिस्तान की जनता जिसे भी अपना सरकार चुनेगी हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि अमेरिका भी अपने तरीके से न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि सरकार किसी की बने। अगर हमने एक तरफा बयान दिया तो वाकई में अगर दूसरे की सरकार बन गई तो अमेरिका के लिए वो गलत साबित होगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान में सरकार बनाने का 2 PM फॉर्मूला तय हुआ है दोस्तों। 3 साल नवाज शरीफ तो 2 साल बिलावल भुट्टो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। जी हां, पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव परिणाम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। इस बीच खबर यह है कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की सरकार बनने जा रही है, जिसका फार्मूला भी सामने आ गया है। हालांकि इमरान खान भी जेल से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में, हालांकि जेल में बंद इमरान खान भी सरकार बनाने की कोशिश में है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के अलावा अन्य दलों से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन फौज के आगे इमरान खान के अरमानों का टूट तय है। जी हां, शहबाज शरीफ रविवार को भुट्टो परिवार से समर्थन मांगने पहुंचे थे। शहबाज से मुलाकात में जरदारी और बिलावल भुट्टो ने गर्मजोशी तो खूब दिखाई, लेकिन समर्थन के आश्वासन की बजाय मंथन का हवाला देकर शहबाज शरीफ को विदा कर दिया गया। अब यह खबर आ रही है कि बिलावल को शरीफ बंधुओं का डिप्टी बनना मंजूर नहीं है और उन्होंने सत्ता का 50-50 फार्मूला पेश किया है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री पद PMLN या PPP में 2 या 3 साल के लिए एक दूसरे के पास रहेगा। बहरहाल दोस्तों, क्या ये फार्मूला सही है या गलत लगता है दोस्तों आपको? क्या ये ऐसी सरकार टिक पाएगी? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां अशोक चौहान बीजेपी में हुए शामिल। 10 साल में 9 पूर्व सीएम ने छोड़ी कांग्रेस। फडणवीस ने MVA पर साधा निशाना। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आखिरकार बीजेपी में शामिल हो ही गए। वे कांग्रेस के 9वें मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में बीजेपी का रुख किया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए 10 पूर्व मुख्यमंत्रियों में सिर्फ एक ही नेता पार्टी में घर वापसी की, बाकी नेता कांग्रेस में नहीं लौटे। महाराष्ट्र में अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। 2 बार खुद लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके अशोक चौहान को राज्य के
छिंदवाड़ा क्षेत्र का बड़ा नेता माना जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वैसे जाते जाते इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या लगता है आपको 2024 में कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री। ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।